यूं तो हर इंसान की जिंदगी में बहुत से वाकयात पेश आते हैं, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिन्हें चाहने के बावजूद भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो हमारे दिलो दिमाग पर ऐसे नकूश छोड़ जाते हैं जो मिटाए नहीं मिटते। ऐसा ही एक वाकया तकरीबन 8 साल पहले मेरे साथ पेश आया, जो मुझसे भुलाए नहीं भूलता। यूं लगता है जैसे कल ही की बात हो। वो इतवार का दिन था। उस दिन तो वैसे भी छुट्टी ही होती है। मैं, मेरे 3 दोस्तों और मुझसे छोटे 2 भाइयों ने करीबी पार्क में क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बनाया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हम सुबह 8 बजे घर से निकले। जब हम पार्क पहुंचे तो मेरी नजर पार्क के दरवाजे के साथ पड़े बालों पर पड़ी। वो इंसानी बाल थे और किसी औरत के थे। तकरीबन 1.5 फुट लंबे बाल थे। मेरे अलावा और किसी ने उन बालों पर ध्यान नहीं दिया। बालों को देखकर मैं सोचने लगा कि ये बाल यहाँ किसने फेंके हैं। मैं रोज ही तो इस पार्क में आता था और कभी उस किस्म की कोई चीज नहीं देखी, क्योंकि पार्क में सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता था। मैं उसी सोच में गुम था कि मेरे छोटे भाई अरशाद ने मुझे पुकारा, भैया आप अभी तक वहीं खड़े हैं, आओ हमने तो क्रिकेट शुरू भी कर दी है। अरशाद ये बाल तो देखो, ये कैसे हैं और यहाँ पे क्यों हैं? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। बाल देखकर वो हंसने लगा, भैया आप भी ना, बस पिछले 10 मिनट से इन्हीं बालों के पीछे पड़े हैं। जरूर किसी ब्यूटिशियन ने यहाँ फेंक दिए होंगे, लेकिन अरशाद यहाँ आसपास तो कोई पार्लर वगैरह नहीं है, और वैसे भी लड़कियां सर के बाल इस तरह नहीं कटवाती। मतलब देखो ना, बहुत लंबे बाल हैं ये। इतने में दूसरे दोस्त भी आ गए। बात उनके इल्म में भी आई और सबने मेरा मजाक बनाया कि यहाँ पे बालों का होना कोई अजीब बात नहीं है, और फिर सब वहां से चले गए। मैंने आगे बढ़कर बालों को छूना चाहा तो उसमें से अजीब सी बू आने लगी, और अजीब बात ये हुई कि बालों में हरकत हुई और वो सिरक कर आगे हो गए। ये मंजर तो मेरे ओसान खता करने के लिए काफी था। मैं फौरन वहां से भाग आया और घर आकर सांस ली। फिर मैं 2 दिन तक पार्क नहीं गया। तीसरे दिन डर खत्म हुआ तो शाम में दोस्तों के साथ मैं फिर पार्क क्रिकेट खेलने चला गया। खेल शुरू हुआ। एक दोस्त ने छक्का लगाया तो गेंद उड़कर दरख्तों के झुंड में चली गई। गेंद उठाने के लिए मैं दरख्तों के पास गया तो मैंने जो कुछ देखा उसने तो मुझे हिला कर रख दिया। दरख्तों के पास एक गड्ढा था और उसमें एक औरत का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। सर देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सर कुछ इस अंदाज में पड़ा हुआ था कि उस औरत का चेहरा दूसरी तरफ था और मुझे सिर्फ बाल नजर आ रहे थे। मैं बदहवास सा होकर वहां से ऐसा भागा कि फिर मैंने वापस घर आकर ही दम लिया। इंसानी सर बगैर जिस्म के, ये सब क्या मामला था? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पूरे 4 दिन मैं शदीद बुखार में जलता रहा। फिर मैंने आइंदा उस पार्क में जाने से तौबा कर ली। अगले रोज दोपहर के वक्त मैं कुछ लेने के लिए बाहर निकला ही था कि हमारे घर के दरवाजे के बिल्कुल साथ वही सर पड़ा था। उस मंजर को देखकर मैं इस कदर दहशत ज़दा हुआ कि दौड़कर अंदर चला गया और अपने कमरे में जाकर अंदर से लॉक लगा लिया। मेरा जहन बदस्तूर उसी सर की तरफ अटका रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। शाम तक मुझे फिर बुखार ने आ लिया और मेरी हालत बेहद खराब हो गई। शाम को कमरे से बाहर निकला तो अम्मी मेरी तरफ देखकर चौंक गई। अशफाक बेटे, ये तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है, और तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी अम्मी, मुझे फिर टेम्परेचर हो गया है, बस इसी वजह से शायद। बेटा पहले तो तुम कभी इस तरह बीमार नहीं हुए, मैं तो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। अबू ने मेरी हालत देखी, मुझे मस्जिद ले गए और मौलवी साहब से दम करवाया। वो शायद असल मामला भांप गए थे, लिहाजा दम करके बोले, अब जब कोई ऐसा मामला हो तो मेरे पास चले आना। मौलवी साहब के दम से मैं 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अब मैं बाहर कम ही जाता था। कॉलेज या फिर नमाज के अलावा कहीं नहीं जाता था, क्योंकि मेरे दिल में बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई थी। अक्सर रातों को मैं हड़बड़ा कर उठ बैठता,
यूं महसूस होता जैसे किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगाया हो। उन दिनों जो मेरी हालत थी उसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। एक रोज अजीब वाकया हुआ। वो सर्दियों के दिन थे। सरे शाम से ही हर तरफ धुंध फैल जाती थी और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। मगरिब का वक्त करीब था और मैं सौदा सल्फ खरीद कर अपने घर जा रहा था। रास्ते में वही पार्क पड़ता था। अभी मैं उस पार्क से 7-8 कदम की दूरी पर था कि अचानक मेरे सामने एक लड़की आ गई। वो पार्क के दरवाजे पर खड़ी थी, सफेद लिबास में मलबूस थी और मेरी तरफ उसकी पुश्त थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। फिर मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा कि वो लड़की उल्टे कदमों चलती हुई मेरे नजदीक आने लगी। कदम ब कदम वो मेरे करीब आती जा रही थी। ये देखकर तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैं वहां से सरपट भाग खड़ा हुआ। फिर मैंने एक और नाकाबिल यकीन मंजर देखा। वो लड़की उड़ती हुई हवा में मुअल्लक हो गई थी। ये दहशतनाक नज़ारा मेरे होशो हवास गुम करने के लिए काफ़ी था। मैं किस तरह गिरता पड़ता घर पहुंचा मुझे कुछ मालूम ना था। फिर तो रोज़ ही ऐसा होने लगा। मुझे हर तरफ वो लड़की नज़र आने लगी। जहाँ भी मैं जाता वो लड़की मेरी तरफ पुश्त किए जैसे मेरी मुंतज़िर होती। उसे देखकर मेरा जो हाल होता था वो बयान से बाहर है। मैं खौफ से कांपने लगता और जिस्म पसीने में भीग जाता। कुछ सुझाई न देता तो अपने ही बाल मुट्ठी में जकड़ लेता। फिर मुझे ख्वाब में भी वो लड़की परेशान करने लगी। इस सूरत हाल से मैं बहुत तंग आ चुका था। इस दौरान मुझे मस्जिद वाले मौलवी साहब का ख्याल भी आया कि उनके पास जाकर मैं अपना मसला रखूं। मगर न जाने क्या बात थी कि मेरे कदम मस्जिद की जानिब उठते ही नहीं थे। मेरी तो अब नमाजें भी कज़ा हो रही थीं। उस रोज़ मेरे एक दोस्त की सालगिरह थी। वो मेरे बेहतरीन दोस्तों में से था। मेरा जाना बेहद लाजमी था। उसने भी बहुत इसरार के साथ मुझे बुलाया था। बर्थडे की ये तकरीब तकरीबन आधी रात को ख़त्म हुई थी। वापसी में मैं अपनी मोटर बाइक पर घर की तरफ आ रहा था कि अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। उस एहसास के साथ मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बाइक की रफ्तार मजीद तेज कर दी। जैसे ही मैं अपनी गली में मुड़ा तो मेरी आंखों ने एक हैबतनाक मंजर देखा। मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक भयानक शक्ल की औरत खड़ी थी। उसका जिस्म काले लिबादे में छुपा हुआ था और उसकी आंखें और दांत दूर से ही चमक रहे थे। वो मेरे घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी और मेरी तरफ गजबनाक नजरों से घूर रही थी। उसे देखकर तो मैंने बाइक की ब्रेक लगा दिए। वो मुसलसल मुझे घूर रही थी। मुझ में आगे बढ़ने की कोई हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने अपनी बाइक मोड़ी और कुछ दूर जाकर मदद के लिए इधर उधर देखा कि शायद कोई शख्स नजर आ जाए, लेकिन उस वक्त वहां कोई न था। मायूस होकर मैं फिर गली में आया। वो वहीं चिपकी खड़ी थी। अगर वो चाहती तो 1 सेकंड में मेरे करीब आकर मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन पता नहीं वो क्या चाहती थी कि वहीं खड़ी थी। यकायक मुझे एक ख्याल आया और मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और अपने ऊपर पढ़ पढ़ कर हर जगह फूंकने लगा। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जो कोई मुसीबत और परेशानी के वक्त आयतल कुर्सी पढ़े तो उस पर मौत के सिवा कोई चीज असरअंदाज नहीं होती। आयतल कुर्सी पढ़ते हुए मैंने सामने देखा तो वो घर के दरवाजे से हट गई और गायब हो गई। मैं तेजी से दरवाजे के करीब आया और कॉल बेल बजा दी। दरवाजा मेरे भाई अरशाद ने खोला। जब मैं अंदर दाखिल हो रहा था तो मुझे एक आवाज सुनाई दी, अशफाक, आज तो तुम मुझसे बच गए। अगर तुम ये विर्द ना करते तो तुम्हारी खैर नहीं थी। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता था, लेकिन कब तक बचोगे? फिर एक जोरदार कहका सुनाई दिया। मैं चौंक कर दरवाजे पे ही रुक गया तो मेरा भाई हैरानगी से बोला, भैया आप क्यों रुक गए हो? मैं उसे हैरत से देखने लगा कि उसने ये आवाज नहीं सुनी थी। मैं तो कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर गया। मेरे ओसान बहाल नहीं हो रहे थे और फिर सारी रात मुझे नींद नहीं आई। फजर की नमाज के वक्त मैं डरते हुए उठा। चारों कुल और आयतल कुर्सी अपने ऊपर पढ़कर मैंने दम किया और मस्जिद चला आया।
नमाज के बाद तमाम कहानी मैंने मौलवी साहब के गोश गुजार कर दी। सारी बात सुनकर उन्होंने मुझ पर दम किया और मुझे बहुत सारी सूरतें पढ़ने के लिए बताई। मौलवी साहब ने मुझे दम किया हुआ पानी भी दिया जो मुझे 7 दिन तक लगातार पीना था। साथ ही मौलवी साहब ने मुझे ताकीद की कि मैं हर वक्त वुजू में रहूं, कोई नमाज कज़ा ना करूं, वक्फे वक्फे से आज़ान सुनूं, सूरे बकरा का विर्द करूं, तो इंशाअल्लाह मुझे उस औरत से छुटकारा मिल जाएगा। मौलवी साहब मुझे कहने लगे कि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ये वाक़यात फिर कभी नहीं होंगे और ना ही तुम्हें डर लगेगा। मैंने मौलवी साहब की हदायत पर अमल किया और फिर कभी मेरे साथ ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए और ना ही वो औरत दोबारा दिखाई दी। मौलवी साहब ने मुझे बताया था कि वो गंदी जिन्नी थी जो मेरे पीछे पड़ गई थी। पार्क में बड़े बड़े दरख्त थे जहां उसका बसेरा था, लेकिन मैं ये मुअम्मा आज तक हल नहीं कर सका कि मेरे साथ और भी मेरे दोस्त थे तो वो सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़ गई थी। ये जो कुछ मैंने अपनी कहानी में बयान किया है वो सब कुछ मनोअन सच है। अब आप ख्वाह उस पर यकीन करें या ना करें, आपकी मर्जी।